आइए आज की इस चर्चा में सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा राजनीतिक दांवपेच को समझते हैं। हम स्रोत सामग्री के आधार पर गहराई से जानेंगे कि आखिर क्यों राजनेता कभी-कभी बिल्कुल स्पष्ट चुनाव परिणामों को भी पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया और रणनीति को बारीकी से समझने के लिए हम पश्चिम बंगाल से आ रही हालिया रिपोर्टिंग का एक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत सामग्री के दावों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय ऊपर से जितना सीधा लगता है, असल में राजनीतिक रूप से इसके तार उतने ही गहरे जुड़े हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इन खास बिंदुओं पर क्रम से नजर डालेंगे। पहला, चुनाव परिणामों को खारिज करना। दूसरा, विपक्ष के लिए एक नया ब्लूप्रिंट। तीसरा, कैडर आधारित राजनीति आखिर क्या होती है। चौथा, 2011 की ऐतिहासिक मिसाल। और पांचवां, मनोबल बनाए रखने की रणनीति। तो चलिए सबसे पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं, चुनाव परिणामों को खारिज करना। हमारी स्रोत सामग्री पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद के माहौल से शुरू होती है। हुआ यूं कि नतीजे आने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति बन गई, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी हार मानने या पद से इस्तीफा देने से बिल्कुल मना कर दिया। और मजे की बात यह है कि रिपोर्टिंग के मुताबिक चुराई गई जीत की इस कहानी को सिर्फ एक पार्टी ने ही नहीं, बल्कि बाहर से आए दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी खूब हवा दी। स्रोत बताता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कोलकाता गए। उन्होंने ममता बनर्जी को एक शॉल भेंट की और खुलेआम इस बात पर जोर दिया कि वो असल में हारी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी हैं। यानी इस नैरेटिव को स्थापित करने की एक पुरजोर कोशिश की गई। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, विपक्ष के लिए नया ब्लूप्रिंट। स्रोत के अनुसार हार के बाद का ये रवैया कोई अचानक से आया गुस्सा या अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि चुनाव हारने वाली पार्टियों के लिए ये एक सोची समझी रणनीति बनती जा रही है, एक तरह का नया ब्लूप्रिंट। जरा सोचिए, ऐसे में दो विकल्प होते हैं। पहला है हार स्वीकार कर लेना, लेकिन इसमें नेता को डर होता है कि वो अप्रासंगिक हो जाएगा और अपने ही समर्थकों की नजरों में बेहद कमजोर दिखेगा। वहीं दूसरा विकल्प है परिणामों का विरोध करना। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजनेताओं को अब यह समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम पर दोष मढ़ना और नैतिक जीत का दावा करना अपनी चुनावी हार को छुपाने का एक बहुत ही सेफ और बेहतरीन बहाना है। और ये विरोध बस कुछ दिन का शोर नहीं होता। स्रोत ने इस टकराव को लंबा खींचने की एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन बताई है। सबसे पहले तुरंत परिणामों को खारिज किया जाता है, फिर शॉर्ट टर्म प्लान के तहत हाई कोर्ट में अपील की जाती है। बात यही नहीं रुकती, मिड टर्म में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और लॉन्ग टर्म में तो इस पूरे विवाद को जिंदा रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक जाने की धमकियां तक दी जाती हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, हार की उस एक घटना को एक लंबी, न खत्म होने वाली कानूनी लड़ाई में बदल देना। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। आखिर कैडर आधारित राजनीति क्या है? अब सवाल उठता है कि इस लंबी कानूनी और सार्वजनिक लड़ाई की जरूरत ही क्या है। इसका जवाब छिपा है कैडर आधारित राजनीति के बुनियादी ढांचे में। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के जमीनी स्तर पर राजनीति असल में कैसे काम करती है। एक कैडर आधारित पार्टी पूरी तरह से अपने समर्पित और स्थानीय जमीनी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर टिकी होती है, जो सच में पार्टी की मशीनरी चलाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि टीएमसी जैसी पार्टियां पूरी तरह से अपने इसी कैडर पर निर्भर हैं। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर ये जमीनी कार्यकर्ता निराश होकर पार्टी छोड़ दें तो समझ लीजिए पार्टी का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह तुरंत ढह जाएगा। चलिए अब चौथे बिंदु पर नजर डालते हैं, 2011 की ऐतिहासिक मिसाल। इतिहास का ये पन्ना बहुत ही दिलचस्प है, जो ये साफ करता है कि मौजूदा नेतृत्व हार मानने और कमजोर दिखने से इतना खौफ में क्यों है। देखिए, 2011 से पहले कैडर पूरी तरह से सीपीएम के लिए काम करता था, लेकिन 2011 में जब सीपीएम दशकों की सत्ता के बाद चुनाव हार गई, तो उनका लगभग पूरा का पूरा कैडर रातों रात विजयी दल यानी टीएमसी में शामिल हो गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ अपनी स्थानीय शक्ति और रसूख को बनाए रखने के लिए। स्रोत कहता है कि आज भी ठीक वही खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय स्तर पर अपनी पावर को बनाए रखने के लिए कैडर के नए सत्ताधारी दल की ओर खिसकने का जोखिम लगातार बना रहता है। रिपोर्टिंग इस बात पर बहुत जोर देती है कि यही वो अस्तित्व का डर है जो इस पूरी कहानी को चला रहा है। नेतृत्व को ये डर सताता है कि अगर वे थोड़े भी कमजोर दिखें तो उनका कैडर उस पार्टी की तरफ भागने को बेताब हो जाएगा जो सत्ता में आ रही है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं को आखिरकार सत्ता और शक्ति से ही जुड़ाव चाहिए होता है। और टीएमसी के लिए ये सीधे तौर पर उनके राजनीतिक वजूद के खत्म होने का एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मनोबल बनाए रखने की रणनीति।
ये सब हमें आज के विश्लेषण की मुख्य बात यानी कोर थीसिस तक ले आता है। चुनाव परिणामों को इतनी नाटकीयता के साथ खारिज करने के पीछे का असली कारण कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से नापी तौली राजनीतिक रणनीति है। स्रोत का निष्कर्ष है कि ईवीएम में धोखाधड़ी का दावा करना या अदालतों के चक्कर काटना असल में कैडर को अपने साथ जोड़े रखने का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये जमीनी कार्यकर्ताओं को हार की निराशा में जाने और पाला बदलने से रोकता है। इससे हार का ठीकरा पार्टी नेतृत्व के सिर से हटकर सीधे ईवीएम और सत्ताधारी सरकार पर फूट जाता है। कार्यकर्ताओं को यकीन दिलाया जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक चुराए गए चुनाव के शिकार हैं। इससे उनका मनोबल ऊंचा रहता है और वो इस जोश से भरे रहते हैं कि असली लड़ाई तो बस अभी शुरू हुई है। इस पूरी चर्चा को समझने के बाद ये रिपोर्ट हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर हार ना मानना और एक लगातार संघर्ष का माहौल बनाए रखना ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने का एक नया ब्लूप्रिंट बन जाए, तो फिर हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश के भविष्य का क्या होगा? क्या चुनावों में हार को शालीनता से स्वीकार करना सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह जाएगा? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो स्रोत सामग्री से निकलकर सामने आता है और हमें राजनीति की आगे की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।